T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. बचपन से ही रॉकेट्स कितने मेस्मराइजिंग लगते हैं नहीं? I mean, just imagine the amount of maths, chemistry, physics, money, human minds it takes to get one rocket to lift off. Touchdown confirmed. Receive on Mars. And yet आज की डेट में जो इसरो, नासा एंड अदर स्पेस एजेंसीज ने अचीव कर लिया है, the fact that humanity is almost on the verge of interplanet travel, इन सब एडवांसमेंट्स की जर्नी की शुरुआत एक सिंपल से क्वेश्चन से हुई थी जो 3000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स ने पूछा था। जो एंशिएंट ग्रीक लोग थे ना, उनको अपनी फील्ड्स पे क्रॉप्स उगाने के लिए फील्ड का एरिया मेजर करना पड़ता था ताकि कितने सीड स्प्रेड करने हैं इसका आइडिया लग सके। तो एरिया उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट था। और भी यूजेस थे एरिया के, जैसे उनकी जो पेंटिंग्स थी उसमें कितना पेंट यूज होना है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत यूज केसेस थे। उनको रेक्टेंगल और ट्रायंगल टाइप की शेप्स का एरिया तो निकालना आता था, पर कर्व्ड शेप्स का एरिया वो नहीं निकाल पाते थे। पेरीमीटर का फॉर्मूला तो वो हर शेप के लिए निकाल लेते थे, बट एरिया सिर्फ स्पेसिफिक शेप्स का ही निकाल पाते थे। सबसे सिंपल कर्व्ड फिगर ही ले लो, सर्कल, उसका भी एरिया कोई भी तब तक डिस्कवर नहीं कर पाया था। हम आज 21st सेंचुरी में तो एरिया ऑफ सर्कल को फॉर ग्रांटेड पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, बट ये आया कैसे? भाई देखो, रेक्टेंगल का एरिया तो बेस इनटू हाइट होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बट सर्कल थोड़ी डिफिकल्ट शेप थी डील करने के लिए, पॉलीगन टाइप की नहीं थी ना। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए ना उनको अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ते थे, जैसे स्क्वायर में इंस्क्राइब कर लिया, कॉर्नर्स हटा लिए, एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया हमारे पहले प्रोटैगनिस्ट आर्किमिडीज ने। वो भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ये वही मैथमेटिशियन है जो नहाते नहाते बाथटब से बाहर आके चिल्लाए थे यूरिका, और सड़क पे भागते हुए गए थे किंग के पास उनको बताने कि मेरे को बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला सूझ गया। थोड़े ओवर एक्साइटेड टाइप के रहे होंगे। आर्किमिडीज ने सर्कल का एरिया निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल येट रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उनका एग्जैक्ट आइडिया तो थोड़ा रिग्रेस है, बट फील यही है कि सर्कल को स्लाइसेस में डिवाइड करके ट्राई करो। करना क्या है, सर्कल की पहले 4 स्लाइसेस करी एंड उनको लाइन से रख दिया, तो वो थोड़ा बहुत रेक्टेंगल को रिजेंबल करने लगते हैं। 4 की जगह अगर हम 8 स्लाइसेस यूज करें तो वो और ज्यादा क्लियर होने लगेगा, एंड अगर और ज्यादा स्लाइसेस करते जाएं तो इवेंचुअली वो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट रेक्टेंगल की तरह दिखने लगेगा। 4 या 8 स्लाइसेस के टाइम तो कर्वेचर की वजह से वो रेक्टेंगल की तरह नहीं दिख रहा था, बट जैसे जैसे हम स्लाइसेस बढ़ाते गए वो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया था। अब इमेजिन करो, अगर हम ये प्रोसेस करते ही जाएं, स्लाइसेस बढ़ाते ही जाएं, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब स्लाइसेस का जो एरिया है एंड जो एक्चुअल रेक्टेंगल का एरिया है उनके बीच में नेग्लिजिबल डिफरेंस रह जाए। मतलब रेक्टेंगल का एरिया हो जाए 50 एंड स्लाइसेस का एरिया हो जाए 50.00001, तो तुम उसको 50 मान ही लोगे ना। अगर वो भी एक्यूरेट नहीं लग रहा तो स्लाइसेस और बढ़ा देना, और क्लोज पहुंच जाएगा वो रेक्टेंगल के, कभी ना कभी तो सेटिस्फाई हो ही जाओगे ना। एंड ये सारी स्लाइसेस अल्टीमेटली तो एक ही सर्कल से आई है ना, तो इस सर्कल का एरिया हो जाएगा इक्वल टू इस रेक्टेंगल का एरिया। तो इस रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ क्या होगी, सोच के देखो। विड्थ होगी r एंड लेंथ होगी पाई r। क्यों? क्योंकि सर्कल का आधा पेरीमीटर ऊपर वाली एज पे है, आधा पेरीमीटर नीचे वाली एज पे है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, विच बिकम्स एरिया ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली कुछ स्केप्टिकल लोग थे जिनको ये आइडिया उस टाइम पे नहीं पसंद आया कि नहीं ये तो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। एक्चुअली एंशिएंट ग्रीक्स को ये आइडिया इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि उनको इन्फिनिटी से बहुत डर लगता था। उनको इन्फिनिटी लॉजिकल नहीं लगता था। बट आर्किमिडीज भी ये नहीं कह रहा कि इन्फिनिटी को हर कैलकुलेशन में घुसा लो। वो बस ये कह रहा है कि कभी कभी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाने से कुछ डिफरेंसेस बहुत नेग्लिजिबल होने शुरू हो जाते हैं, एंड अगर हम उन 0.00001 टाइप के डिफरेंसेस को इग्नोर कर दें तो बहुत यूजफुल रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। ये सुन के अदर मैथमेटिशियंस एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग दिस अप्रोच लेटर ऑन। Essentially, Archimedes came very close to discovering a new branch of mathematics, actual breakthrough के 2000 साल पहले। ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप का आइडिया था ना, इसी ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थॉट प्रोसेस को जन्म दिया। न्यूटन पैदा हुआ यूके में 17th सेंचुरी के अराउंड। बहुत ऑब्जर्वेंट टाइप का आदमी था।
तुमने ये वाली स्टोरी सुनी होगी कि एक बार वो पेड़ के नीचे बैठा कुछ आइडिया सोच रहा था एंड उसके सिर पे एक एप्पल आके गिरा। एप्पल को गिरते हुए देख उन्होंने ग्रेविटी तो ऑब्जर्व करी ही, लेकिन एक और शानदार चीज थी जो उन्होंने ऑब्जर्व करी थी। भाई जैसे जैसे एप्पल गिर रहा था उसकी स्पीड बढ़ रही थी, ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से। बट ध्यान से सुनो, शुरू के किसी टाइम पॉइंट पे एप्पल की स्पीड कम है एंड बाद के किसी टाइम पॉइंट पे एप्पल की स्पीड ज्यादा। न्यूटन हुआ यहां कंफ्यूज। उसने कहा एक मिनट, स्पीड की डेफिनेशन तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। एक स्टार्ट टाइम होता है, एक एंड टाइम होता है, उनके बीच का आप डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हो और टाइम डिफरेंस से डिवाइड कर देते हो। फिर एक इंस्टेंट पे स्पीड निकालने का तो कोई सेंस ही नहीं बना। फिर भी आप बोल रहे हो कि ऊपर वाले किसी इंस्टेंट पे एप्पल की स्पीड कम है एंड नीचे वाले किसी इंस्टेंट पे एप्पल की स्पीड ज्यादा है। प्रॉब्लम समझ में आई? तो क्या स्पीड दो टाइम पॉइंट्स की जगह एक टाइम पॉइंट से भी निकाली जा सकती है? बाय द वे उस टाइम वो प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स भी स्टडी कर रहा था एंड प्लैनेट्स की स्पीड भी अलग अलग इंस्टेंट्स पे अलग अलग थी। उसने कहा यार ऐसी तो कोई मैथ ही एग्जिस्ट नहीं करती उस टाइम पे जो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सके। तो न्यूटन को अब एक ऐसी मैथ इन्वेंट करनी थी जिससे स्पीड दो पॉइंट्स की जगह एक पॉइंट पे निकाली जा सके। एंड ही डिड इट। मतलब माइंड ब्लोन। उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी एंड उसके लिए उसने मैथ की एक नई फील्ड ही बना डाली। बट न्यूटन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो आर्किमिडीज के पास नहीं था। क्या है, आर्किमिडीज के टाइम पे ना मैथ्स बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुई थी। कोई भी नया फॉर्मूला डिराइव करने के लिए या डिस्कवर करने के लिए एंशिएंट ग्रीक्स को ना शेप्स एंड ज्योमेट्रीज पे रिलाय करना पड़ता था। जैसे एक शेप होती है पैराबोला। आज की डेट में तो हम पैराबोला को इक्वेशन से एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीक्स के पास कोई इक्वेशन नहीं होती थी। उनकी तो पैराबोला की डेफिनेशन भी ये होती थी कि जब आप किसी कोन को उसकी साइड के पैरेलल स्लाइस करते हो तो जो शेप मिलती है वो पैराबोला होती है। उनको सिर्फ ज्योमेट्री से ही सब कुछ डिराइव करना पड़ता था। न्यूटन के पास एडवांटेज था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। न्यूटन से जस्ट पहले दो साइंटिस्ट आए थे, डेकार्ट एंड फर्मैट, जिन्होंने अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का फ्यूजन किया एंड ये डिस्कवर किया कि लाइंस, सर्कल्स, पैराबोलास, इन सब को आप ग्राफ्स पे विजुअलाइज कर सकते हो, ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग इक्वेशंस। जैसे लाइन की इक्वेशन हो गई y = mx + c, पैराबोला की इक्वेशन हो गई y² = 4ax। तो एंशिएंट ग्रीक्स जो भी फॉर्मूलाज शेप्स एंड वॉल्यूम्स की हेल्प से डिराइव करते थे, वही फॉर्मूलाज अब इक्वेशंस एंड ग्राफ्स की हेल्प से मैथमेटिकली डिराइव हो सकते थे। मानो या ना मानो, इससे सबकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। एंड अब न्यूटन एंड अदर साइंटिस्ट्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक रिजल्ट्स डिस्कवर कर पाए, जिनमें से सबसे बड़े थे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो न्यूटन ने सबसे पहले तो उस गिरते हुए एप्पल के मोशन को एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे प्लॉट किया। तो स्पीड को अगर हम इस ग्राफ से निकालना चाहें तो हम दो टाइम पॉइंट्स लेंगे एंड उनके बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम निकाल लेंगे। इस डिस्टेंस अपॉन टाइम की वैल्यू को हम इस लाइन की स्लोप वैल्यू भी बोलते हैं। स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, स्लोप कम तो स्पीड कम। बट न्यूटन को तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी थी ना स्पीड। ये 2 सेकंड एंड 4 सेकंड के बीच नहीं, एग्जैक्ट 2 सेकंड पे। अब ऐसी लाइन का स्लोप तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल नहीं सकते, क्योंकि टाइम की दो वैल्यूज है ही नहीं। ये लाइन तो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है। बाय द वे ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं याद है? कर्व का टेंजेंट। इंटरेस्टिंग चीज ये भी नोट करो कि शुरू में इस लाइन की स्लोप कम है, विच टेल्स मी कि एप्पल की स्पीड भी शुरू में कम थी एंड बाद में स्लोप ज्यादा है, मीनिंग एप्पल की स्पीड कुछ टाइम बाद बढ़ गई। यानी हमारी सोच तो सही डायरेक्शन में है, बस इस रेड लाइन की स्लोप वैल्यू निकालनी नहीं आ रही, वरना एप्पल की स्पीड मिल जाती एग्जैक्ट उस पॉइंट पे। तो उसने कहा यार ग्राफिकली तो ज्यादा लक मिला नहीं, चलो कुछ इक्वेशन लिख के ट्राई करते हैं। मान लो आपको एप्पल की स्पीड निकालनी है एट टाइम इक्वल टू t1। स्पीड की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या थी? स्पीड की ओरिजिनल डेफिनेशन थी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अभी लेटर कन्वेंशन है, v फॉर स्पीड है और s फॉर डिस्टेंस है, तो ये फिजिक्स की कन्वेंशन है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल टिल t1 प्लस डेल्टा t माइनस डिस्टेंस जो वो पहले ही ट्रेवल कर चुका था अपॉन डेल्टा t। न्यूमरेटर समझ में आ गया ना? वो बस ये बता रहा है कि t1 प्लस डेल्टा t में कहां था, माइनस t1 पे कहां था जो ओरिजिनल था, उससे मेरे को लेना देना नहीं है, डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो वो आ गई स्पीड। ये स्पीड की ओरिजिनल डेफिनेशन है। हमें निकालना है एप्पल की स्पीड एग्जैक्टली t1 पे। अब अगर एग्जैक्टली t1 पे निकालना है तो ये जो डेल्टा t है, ये जो टाइम गैप है, ये नहीं होना चाहिए। हमें तो एग्जैक्ट t1 पे निकालना है तो डेल्टा t तो 0 होना चाहिए। अब अगर मैंने डेल्टा t को 0 डाल दिया
तो डिनोमिनेटर फंस जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, तो यहां तो फंस गए। फिर न्यूटन ने इंस्पिरेशन लिया आर्किमिडीज वाले आइडिया से कि यार इन्फिनिटी कभी कभी तो बहुत यूजफुल हो सकता है। जैसे आर्किमिडीज ने क्या किया था, सर्कल के इनफाइनाइट स्लाइसेस करता गया था ना, एंड हर स्लाइस इनफाइनाइटली छोटा हो गया था। वैसे ही न्यूटन ने सोचा कि यार डेल्टा टी को इनफाइनाइटली छोटा करके देखते हैं। तो उसने क्या किया, इस इक्वेशन में डेल्टा टी को डालना शुरू किया 0.001 और छोटा मतलब 0.0000001 सेकेंड, ऐसे डालना शुरू करता गया। एंड उसने होप क्या किया, उसने होप ये किया कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एप्पल की एक्चुअल स्पीड जो t1 पे है एंड इस इक्वेशन से जो स्पीड निकालूंगा, एक्चुअल और इस इक्वेशन वाली स्पीड पे डिफरेंस इतना छोटा हो जाएगा कि हम उस डिफरेंस को इग्नोर कर पाएंगे। आर्किमिडीज का आइडिया भी तो ऐसा ही था, तो उसने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो एप्पल फॉलिंग की इक्वेशन होती है s इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्चुअली 4.9 टी स्क्वायर होती है, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर अगर न्यूटन की इक्वेशन से निकालो तो, बट अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए s इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो। तो इसको यहां पुट करके देखते हैं क्या आता है, t1 प्लस 0.00001 होल स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन 0.000 इसको बार बार न्यूटन ने ना इसको बार बार लिख के थक गया, उसने ये किया एक दूसरे साइंटिस्ट की नोटेशन यूज करी और इसको लिखा dt। नोटेशन है dt, मतलब बहुत छोटा चेंज इन टाइम। अगर बहुत छोटा चेंज इन एरिया देखना होता तो उसको dA लिखते, अगर बहुत छोटा चेंज इन वेलोसिटी लिखना होता तो dV लिखते। सिमिलरली बहुत छोटा चेंज इन टाइम है तो dt। इनफैक्ट हम इतने छोटे टाइम में देख रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल भी तो बहुत छोटा होगा, तो हम इसको ds भी लिख सकते हैं, और नीचे तो dt है ही। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी अगर हम dt में देख रहे हैं बहुत छोटे टाइम में तो उसको ds बाय dt लिखते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, t1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर प्लस 2t1, ये होता है ना a प्लस b होल स्क्वायर, 2t1 dt माइनस t1 स्क्वायर अपॉन dt। तो t1 स्क्वायर कट गया, dt ऊपर नीचे एक e कॉमन आया, dt तो कट गया, तो ये आया 2t1 प्लस dt। ये इक्वेशन देख के, ये फॉर्मूला, ये आंसर देख के न्यूटन खुश हो गया। उसने कहा एक मिनट dt को तो मैं और भी छोटा ले सकता हूं ना, भाई dt को 0 नहीं ले सकते, डिवीजन बाय 0 अलाउड नहीं होता, पर dt को तो मैं इतना छोटा ले लूंगा कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई मान लो t1 होता 10 सेकंड, मैं एप्पल की स्पीड निकाल रहा हूं एट टाइम इक्वल टू 10 सेकंड एट दैट पॉइंट, तो यहां पर 10 डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 20.00000001, तो उसको तो मैं 20 मान लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली एट टाइम t1 एप्पल फॉलिंग की स्पीड आ गई 2t1, dt इग्नोर्ड, और t1 कुछ फिक्स तो था नहीं, तो बेसिकली स्पीड एट एनी पॉइंट t, एप्पल फॉलिंग की स्पीड एट एनी पॉइंट t इज 2t। तो समझ में आया ये हुआ क्या, अभी हमें अभी एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया स्पीड निकालने का जिसमें हमें 2 टाइम पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब एक ही टाइम पॉइंट पे बता सकते हैं उस एप्पल की स्पीड कितनी है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। बाय द वे हमने डिफरेंशिएशन कर भी लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। भाई हमने क्या किया था, एक ओरिजिनल एप्पल फॉलिंग वाले फंक्शन से स्टार्ट किया था एंड उस पर एक ट्रीटमेंट लगाया था। क्या ट्रीटमेंट करा था, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी s ऑफ t प्लस डी टी माइनस s ऑफ t अपॉन डी टी। क्यों करा था, हमें उसकी स्पीड चाहिए थी, है ना, तो स्पीड होती है ये। एंड हमने ये भी देखा था इसको आप ds बाय dt भी लिख सकते हो, छोटा सा चेंज इन डिस्टेंस अपॉन छोटा सा चेंज इन टाइम। एंड इसकी जब फाइनल वैल्यू आई थी तो क्या आई थी 2t। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, इस ट्रीटमेंट को ही बोला जाता है डिफरेंशिएशन करना। इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया और हमें मिला 2t। डिफरेंशिएशन की खास बात ये होती है कि डिफरेंशिएशन क्या करता है, एक ओरिजिनल फंक्शन लेता है और हमें एक फाइनल आंसर देता है जो बताता है कि ओरिजिनल फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा था। एंड डिफरेंशिएशन की खास बात ये है कि जो फाइनल फंक्शन होता है ना, उसको 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए होते रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, एक ही पॉइंट की हेल्प से वो बता सकता है कि उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज कितना था। समझ रहे हो कितना यूनिक सी चीज है। तो अगर एप्पल फॉलिंग की जो इक्वेशन है, अगर वो t क्यूब होती t स्क्वायर की जगह, तो इसमें जब तुम ट्रीटमेंट करोगे तो आता 3t स्क्वायर। वो प्रैक्टिस करने से तुम्हें आ जाएगा कि ये कैसे किया। तो ये जो फाइनल फंक्शंस आते हैं ना ओरिजिनल फंक्शंस के, उनको इन फंक्शंस का डेरिवेटिव भी बोलते हैं। 3t स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब, 2t इज द डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर। तो कुछ और फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स की लिस्ट भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ये रही। इवेंचुअली प्रैक्टिस कर करके तुम्हें याद हो ही जाएंगे। बट न्यूटन यहां रुका थोड़ी, वो तो एक पॉइंट पे मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल चीजें सोचता रहता था। तो एक दिन वो एक अनरिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था
कि जैसे आर्किमिडीज और उसके बाद कुछ कुछ मैथमेटिशियंस ने ये बोला था कि किसी भी शेप का अगर एरिया निकालना है, किसी भी रैंडम शेप का, तो उसको ऐसे मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करके कुछ कुछ ऐसे स्प्रेड करके देख लो, ऐड करके देख लो। तो ये जो थ्योरी थी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर स्प्लिट करके कुछ कुछ ऐड करने की, एंड जो ये डी वाली नोटेशन थी, उसने सोचा अगर ये जो dx dt वाली जो नोटेशन है, इनको अगर मैं मर्ज कर दूं तो क्या कुछ बेटर रिजल्ट निकल सकता है क्या? तो उसने ना किताबों में ये अप्रोच पढ़ी हुई थी कि अगर हमें किसी भी रैंडम शेप का एरिया निकालना है ना, तो इजीएस्ट या बेस्ट तरीका ये होगा कि उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके उन रेक्टेंगल्स का एरिया सम अप कर दो। एंड न्यूटन के पास अगेन एडवांटेज तो था ही किसका, ग्राफ्स का। तो उसने कहा एक काम करते हैं, फिगर्स को ग्राफ पे फंक्शंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रेक्टेंगल्स की विड्थ हम मानेंगे dx। देखो होता क्या है, उसने एक रैंडम फंक्शन लिया एंड अपने आप को चैलेंज किया कि चलो यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये एरिया, ठीक है। वैसे फॉर एंथुजियास्ट्स ये x प्लस साइन एक्स टाइप का ग्राफ है, x प्लस साइन एक्स का, बट अभी के लिए मान लो कोई रैंडम फंक्शन है, ठीक है। तो आइडिया क्या है, हमें रेक्टेंगल्स में बांटना है, ठीक है। तो पहला रेक्टेंगल मान लो x1 पे शुरू हो रहा है, दूसरा x2 पे शुरू हो रहा है, तीसरा x3 पे शुरू हो रहा है, ऐसे चलता गया एंड मान लो xn तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम सब रेक्टेंगल्स का इंडिविजुअली एरिया निकाल के सम ले लें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा पूरी फिगर का। लेकिन यहाँ थोड़ी सी इनएक्यूरेसीज भी आ रही हैं, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे। यहां पर न्यूटन ने अपनी वो डी वाली नोटेशन लगाई। तो अगर हम इन रेक्टेंगल्स की विड्थ को dx मान लें तो dx तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो ये इनएक्यूरेसीज भी बहुत छोटी हो जाएंगी, और इतनी छोटी हो जाएंगी एक पॉइंट के बाद कि जो एक्चुअल एरिया है और जो हम एरिया निकाल रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमें फाइनल एरिया ही मिल जाएगा एक तरीके का। तो निकालना शुरू करते हैं। कोई भी एक रेक्टेंगल ले लो, ये रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा? देखो अभी मैंने रेक्टेंगल बहुत मोटे बनाए हैं जस्ट फॉर ईज ऑफ विजुअलाइजेशन, बट एक्चुअली रेक्टेंगल की विड्थ बहुत छोटी है। तो इसकी विड्थ क्या है? dx। विड्थ तो हमें पता है dx है। हाइट क्या है? हाइट तो यही है ना कि जो फंक्शन पे वैल्यू है f ऑफ x i, ये ith है ना, ये चाहिए xi है भाई, ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे ये xi है। तो dx उसकी विड्थ, f ऑफ xi उसकी हाइट, तो एरिया क्या हुआ? हाइट इनटू बेस f ऑफ xi इनटू dx। एंड जब मैं इन सब का समेशन ले लूंगा, ये सम का साइन होता है, इन सब का सम ले लूंगा फ्रॉम x1, मतलब i जो है वो जा रहा है 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। तो जब ये सम हो जाएगा इसका, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। बाय द वे, ये जो नोटेशन होती है ना, ये सिग्मा वाला जो साइन होता है, दैट इज एक्चुअली फॉर ऐसे बिगर नंबर्स, जैसे इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होता है। dx जैसे ऐसे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यूज के लिए ये साइन नहीं यूज करते, साइन अलग यूज करते हैं, बस नोटेशन अलग है, ये साइन यूज करते हैं, बस करते हैं। तो f ऑफ xi इंटू dx, और कहां से लेकर कहां? xi नहीं, i की जगह मैं यहाँ x1 लिख रहा हूं और यहाँ xn, ठीक है। तो ये बस नोटेशन है कि मेरे को फंक्शन का एरिया निकालना है फ्रॉम x1 से लेकर xn तक, ये बस नोटेशन है। तो चैलेंज ये, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये बस नोटेशन निकाला, ये आंसर नहीं आया, अभी इसकी वैल्यू निकालनी है। उसने कहा 1 मिनट के लिए समेशन अभी के लिए छोड़ो, किसी एक रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो किसी एक रेक्टेंगल का एरिया हमने अभी बात करी थी, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? f ऑफ xi इंटू dx, हाइट इंटू बेस। क्या तुम ये मानते हो कि ये जो रेक्टेंगल है ये बहुत पतला रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया भी बहुत छोटा होगा? क्यों? क्योंकि भाई dx अगर 0.00001 टाइप है, तो उससे कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो 0.00 बहुत छोटी हो जाएगी ना। तो इसका एरिया को मैं dA लिख सकता हूँ ना, d वाली नोटेशन, d मतलब बहुत छोटी वैल्यू। तो अगर रीअरेंज करूं तो क्या आता है? f ऑफ xi इक्वल टू dA बाय dx। अब न्यूटन को तो ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना लगा। तुम्हें याद आया क्या? उसने कहा, ओ तेरी, ये तो डिफरेंशिएशन है, यानी अभी हमें एरिया पता कुछ नहीं, अभी एरिया से रिलेटेड आंसर निकला नहीं है, बट एरिया का लेना देना एक ऐसे फंक्शन से है, एक ऐसा फंक्शन जिसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट वो जो ट्रीटमेंट लगाऊंगा, वो dt वाला जो ट्रीटमेंट था, अगर वो ट्रीटमेंट a पे करे तो हमें fx मिलेगा। तो fx क्या है? अभी fx है हमारा x, मतलब ठीक है वो एंथुजियास्ट के लिए, बट मान ये फंक्शन इससे रिलेटेड है, fx इक्वल टू x प्लस साइन x, बट हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं करना, इसमें x प्लस dx, साइन x प्लस dx वो सब मत कर देना।
हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका ट्रीटमेंट करे तो ये आएगा। तो यार x प्लस साइन एक्स से डायरेक्टली डील करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अभी के लिए मान लेते हैं हमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के नीचे का एरिया निकालना है फ्रॉम लेट से x इक्वल टू 5 टू x इक्वल टू 7। तो ये जो हमने रिजल्ट निकाला उसमें ये दिख रहा है कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका जब मैं डेरिवेटिव करूं, वो जो ट्रीटमेंट करूं, तब जाके एक्स स्क्वायर मिले। तो जब तुम वो प्रैक्टिस कर लोगे ना ट्रीटमेंट करने की, तो तुम्हें ये आदत पड़ जाएगी और तुम्हें याद हो जाएगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर आएगा। वो फंक्शन होगा एक्स क्यूब बाय 3। प्रैक्टिस से आ जाएगा, ट्रस्ट मी। तो अब हमें ये फंक्शन मिल गया है और इस फंक्शन का एरिया से कुछ लेना देना है। क्या लेना देना है? वो जो एग्जैक्ट प्रूफ है वो न्यूटन की लेवल की कुछ मैथ है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत कुछ प्रूफ यूज करता है, वो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का प्रूफ है। बट एंड रिजल्ट बहुत सिंपल है। एंड रिजल्ट है ये एरिया है ना, एरिया का फंक्शन है ना ये ए, और इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो एरिया निकालने के लिए इसकी हेल्प कैसे ले सकते हैं हम? आपको कुछ नहीं करना, फाइनल आंसर जो फाइनल पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट 7 क्यूब बाय 3 माइनस 5 क्यूब बाय 3, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसका एरिया होगा। तो अब हमें एरिया निकालना भी आ गया, ऑल बिकॉज ऑफ ये वाली नोटेशन, ये जो डी, ये जो छोटी वाली नोटेशन है ना, इसकी वजह से अब हम एरिया भी निकाल सकते हैं किसी भी रैंडम शेप का। वो प्रैक्टिस से तुम एक्स प्लस साइन एक्स का भी एरिया निकाल लोगे। तो ये जो फंक्शन आया, इसको जब डिफरेंशिएट करो तो ये आता है। तो एक्स स्क्वायर क्या है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव। एफ एक्स जो है वो ए फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जो ए है वो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। तो इस फंक्शन को ओरिजिनल फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या फिर इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो फटाफट रिकैप, पहले हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, अब हमने इंटीग्रेशन भी सीख लिया। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि जो हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकालने का पूरा प्रोसेस किया था उसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। अब ध्यान से सोचो, ये जो दोनों प्रोसेसेस थे, जब साइंटिस्ट इन दोनों पे रिसर्च कर रहे थे तो ये दोनों प्रोसेसेस बहुत अलग अलग थे। एक एरिया रिलेटेड है, एक रेट ऑफ चेंज रिलेटेड है। तो ये एक्चुअली आइडियाज तो बहुत दूर दूर हैं, बट न्यूटन को ये रियलाइज हुआ कि यार ये एक्चुअल आइडियाज तो दोनों बहुत रिलेटेड है। जो चीज अनरिलेटेड लग रही थी सीमिनली, वो बहुत ज्यादा रिलेटेड निकली। क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसका उल्टा ही करना होता है, बस एंटी डेरिवेटिव निकालना होता है। वो जो टेबल हमने देखा था डेरिवेटिव्स का, उसको बस उल्टा पढ़ना होता है। सो बेसिकली अगर मेरे पास एक फंक्शन है जैसे एक्स क्यूब, और इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं, वो जो ट्रीटमेंट है ये वाला लगाऊं, तो मुझे मिलता है 3x स्क्वायर। प्रैक्टिस आ जाएगा। बट 3x स्क्वायर का ग्राफ बना के उसका एरिया निकालूं तो इस फंक्शन का यूज होगा एक्स क्यूब, और फिर मैं उसमें वो ये वाली वैल्यू डालूंगा, ये वाली वैल्यू डालूंगा और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लूंगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। एंड इस फैक्ट को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बस ये बताता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। और इसको मैथमेटिकली कैसे बताता है? अगर कोई फंक्शन है जिसका मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम x1 टू x2, एंड इसका एरिया निकालने के लिए एक एंटी डेरिवेटिव फंक्शन भी आता है, उसको मान लो कैपिटल F, उसमें मैं पहले x2 डालता हूं, फिर x1 डालता हूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अगर ऐसा है तो वो जो कैपिटल F वाला फंक्शन है उसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, उसका ट्रीटमेंट करोगे, तो तुम्हें वापस fx मिल जाएगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। एंड दैट्स इट। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डिस्कवर करने में तो ह्यूमैनिटी को हजारों साल लगे, बट जैसे ये डिस्कवर हुआ ना, फटाफट मॉडर्न वर्ल्ड शेप होना शुरू हो गया। डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, इंटरनेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज ब्रिजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स, रॉकेट्स, सब कुछ वर्ल्ड में आने लगा। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स जो अपनी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस को बस मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पा रहे थे, उनको कैलकुलस का गिफ्ट मिल चुका था। उन्होंने अपनी एंड पुराने साइंटिस्ट्स की डिस्कवरीज पे मॉडर्न कैलकुलस लगा के और भी जबरदस्त इन्वेंशंस करी। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है मैग्नेट्स। याद है बचपन से ही मैग्नेट्स कितने इंटरेस्टिंग लगते हैं, नहीं? कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, एंड उनके आसपास छोटी छोटी आयरन फाइलिंग्स रख दो तो बढ़िया सी लाइंस बन जाती हैं। इन सब फिनोमेना को 18th सेंचुरी से पहले कोई भी अच्छे से नहीं समझा पाया था। फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन फिनोमेना पे काफी सोच विचार किया एंड काफी डिस्कवरीज भी करी थी। उन्होंने इन लाइंस को मैग्नेट की फोर्स फील्ड्स नाम दिया।
इलेक्ट्रिक मोटर का फर्स्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी उन्होंने किया था। टुडे फैराडे इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो साइंटिस्ट तो वो भी बहुत ब्रिलियंट थे, बस उनको कैलकुलस की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंटली तो बहुत कुछ दिखा पाए, बट कभी भी फॉर्मल तरीके से इक्वेशंस के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनके बाद एक और ब्रिलियंट साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल, जिन्होंने फैराडे के सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ा एंड रियलाइज किया कि कितनी अमेजिंग चीजें लिखी हुई हैं, बस मैथमेटिकली प्रूव नहीं है। उन्होंने सारे नोट्स को कैलकुलस की हेल्प से 20 इक्वेशंस में रिड्यूस कर दिया, जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर पाई एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी में हेल्प कर पाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स हो गए इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी लाइट। एंड कुछ ही सालों में साइंटिस्ट ने इन वेव्स को जनरेट और डिटेक्ट करना भी फिगर आउट कर लिया था। फिर क्या था, तुम ही बताओ, वेव्स कहां-कहां यूज होती हैं? मोबाइल फोन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ब्लूटूथ। कैलकुलस ने इन सभी इन्वेंशंस को एक स्पीड बूस्ट दे दिया था। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, नहीं? सो जिस तरह प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिक्स ऑफ चांस and geometry is the mathematics of shapes and volumes, similarly calculus is the mathematics of change. कोई भी क्वांटिटी जब चेंज हो रही होती है ना, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या है या फिर अमाउंट ऑफ चेंज क्या है, ये सब कवर होता है कैलकुलस में। और तुम्हें पता है कैलकुलस वर्ड आया कहां से? कैलकुलस इज लैटिन फॉर अ स्मॉल पेबल, बिकॉज एंशिएंट टाइम्स में पेबल्स यूज होते थे काउंटिंग करने के लिए, एंड वो अबैकस बनाने के लिए भी छोटे छोटे पेबल्स यूज होते थे। आई मीन दैट्स द स्वीटेस्ट थिंग आई हैव हर्ड इन मैथमेटिक्स। तो फाइनली ये बताओ कि रॉकेट्स में कैलकुलस कैसे यूज हो रहा है? भाई जब भी हम टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें तो फॉर ग्रांटेड दे रखा होता है ना कि अ गिवन फोर्स इज अप्लाइड टू अ ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन मास, टेल हाउ फार द बॉडी गोज, समथिंग लाइक दैट। बट रियल वर्ल्ड में रॉकेट पे जो फोर्स लग रहा है वो उसके खुद के फ्यूल बर्निंग से ही तो मिल रहा है। यानी फ्यूल कॉन्स्टेंटली कम हो जा रहा है, फ्यूल का मास कॉन्स्टेंटली कम हो जा रहा है। इसका मतलब पूरे रॉकेट का मास कॉन्स्टेंटली कम हो जा रहा है। इसका मतलब रॉकेट पे जो फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट मास पे फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी और इन सबको बहुत ध्यान से मॉनिटर करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसी और भी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी एक रॉकेट में। आई मीन आप लोगों को स्पेस में भेज रहे हो यार, ह्यूमन लाइव्स आर एट स्टेक। जस्ट इमेजिन कैलकुलस की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। तो जाते जाते मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने तुम्हें हिस्ट्री बताई है वो कंप्लीट नहीं है। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कैलकुलस वाली कि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारी डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी। जैसे लाइबनिट्ज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कवर कर लिया था। आई मीन न्यूटन यूके में बैठा था, लाइबनिट्ज जर्मनी में बैठा था, बट दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे कैलकुलस डिस्कवर कर लिया था। एंड ट्रस्ट मी, कोई स्कैम वैम कुछ नहीं था, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं था, दोनों की अप्रोच बहुत अलग अलग थी। तो ये सब भी हुआ था। एंड आर्किमिडीज एंड न्यूटन को हम बिल्कुल भी फुल क्रेडिट नहीं दे सकते कैलकुलस की डिस्कवरी का। बहुत सारे साइंटिस्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम, उनकी इंक्रीमेंटल डिस्कवरीज की वजह से कैलकुलस आज फॉर्मलाइज हो पाया है। सो या आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। इन सब साइंटिस्ट की स्टोरीज पढ़ के ना मुझे भी ऐसा लगा कि यार हम सबको ना कुछ ग्रैंड करना चाहिए इन लाइफ। मतलब बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन आवरसेल्व्स, बी यूजफुल बेसिकली टू सोसाइटी। तो इन सब स्टोरीज को पढ़ के जो मेरे को इंस्पिरेशन मिला वो मैं तुम्हें भी देना चाह रहा था। एंड सी यू ऑन द अदर साइड।